मैं अमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का 9वां इकाई 9th इकाई, जिसका नाम है उपसंयोजी यौगिक। इससे पहले वाला जो क्लास था उसमें हमने बर्नर का उपसंयोजी है ना, बर्नर के उपसंयोजी यौगिक बंध सिद्धांत देखा था, जो कि आपको पेपर में क्या कर सकता है, पूछ सकता है। बट ज़्यादातर आपको जो है नामकरण ही क्या किया जाता है, पूछा जाता है, लेकिन फिर भी वो इम्पोर्टेंट है। तो वो हम लोग क्या कर चुके थे, इससे पहले वाला जो क्लास था उसमें हम लोग क्या कर चुके थे, उसको कवर कर चुके थे। आज जो है हम उसके आगे का जो टॉपिक है वो हम लोग देखते हैं। और ये जो टॉपिक है वो आपका दिया गया है बर्नर सिद्धांत की इलेक्ट्रॉनिक व्याख्या। बर्नर सिद्धांत की इलेक्ट्रॉनिक व्याख्या। तो दो साइंटिस्ट थे, एक थे हमारा सिजविक और एक थे लॉरी। एक सिजविक थे और क्या थे हमारे, लारी थे। सिजविक और कौन थे, लारी थे। इन्होंने सन 1923 में संयोजकता का एक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के द्वारा जो भी बर्नर का जो उपसंयोजी सिद्धांत था उसमें जो कुछ कमी था उनको जो है फिर से प्रस्तुत किया। किसके द्वारा, सिजविक और लारी ने। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि सिजविक और लारी ने 1923 में जो है संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के द्वारा जो बर्नर का क्या था, हमारा सिद्धांत था, उनकी व्याख्या किया और एक नया जो है नवीन पद का सुझाव दिया, जिस नवीन पद को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रभावी परमाणु संख्या के नाम से जानते हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं, EN कहते हैं। EN मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो इस तरीक़ा से शुरू में आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं भाई बर्नर सिद्धांत की इलेक्ट्रॉनिक व्याख्या क्या है। तो सिजविक तथा लारी नाम का साइंटिस्ट ने 1923 में एक संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के द्वारा बर्नर का जो क्या था सिद्धांत था उसका व्याख्या किया, और उनके अनुसार एक नवीन पदों के बारे में उन्होंने क्या किया, एक बात किया या सुझाव दिया, और जिसको क्या नाम से जाना गया, प्रभावी परमाणु संख्या के नाम से जाना गया। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है। EN का क्या होता है, E का मतलब होता है इफेक्टिव, E का क्या होता है हमारा भाई, इफेक्टिव, और A का होता है हमारा एटॉमिक, और N का होता है नंबर। तो इस तरीक़ा से हम बता सकते हैं नए जो पद का सुझाव दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, EN नंबर कहते हैं। क्योंकि ये जो EN नंबर होता है, अर्थात सिजविक और जो आपका लॉरी है उनके द्वारा प्रस्तुत ये जो EN नंबर होता है, वो उस नंबर का मान जो है अक्री युग्म जो या अक्री जो गैस होता है उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बराबर होता है। अतः इसको अक्री नियम के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर फिर जो है यहाँ पर जो EN नंबर है उसको परिभाषित किया जा सकता है कि EN नंबर क्या होता है। तो जब भी कोई क्या होता है हमारा संकुल जब बनता है, जब कोई क्या होता है हमारा संकुल बनता है, तो लिगेंड द्वारा जितना एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु आयन को क्या किया जाता है, दिया जाता है, उसके पश्चात केंद्रीय धातु आयन के पास जितना इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, टोटल करके क्या होता है आपका हो जाता है, वही आपका क्या कहलाता है, आपका EAN नंबर के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब भी हमारा क्या होता है संकुल बनता है, जब क्या होता है हमारा संकुल बनता है, तो लिगेंड द्वारा क्या किया जाता है, केंद्रीय धातु आयन को क्या किया जाता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दिया जाता है और उसके द्वारा बंध बनाया जाता है। तो लिगेंड द्वारा एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को इलेक्ट्रॉन देने के पश्चात केंद्रीय धातु आयन के पश्चात जितना कुल इलेक्ट्रॉन हो जाता है वही उनका क्या कहलाता है, आपका EAN नंबर कहलाता है। और ये जो EAN नंबर होता है वह नंबर हमारे अक्री गैसों के क्या होता है, हमारा जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसके आधार पर जो है इसको रखा जाता है। मतलब EN जो नंबर होता है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हमारा अक्री गैसों को होता है उसका क्या होता है, बराबर होता है। तो एक क्वेश्चन तो पूछता है EN नंबर क्या होता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं सिजविक के अनुसार किसी संकुल के बनने में लिगेंड द्वारा एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु आयन को प्रदान किए जाने के पश्चात केंद्रीय धातु आयन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होता है वही हमारी क्या कहलाता है, प्रभावी परमाणु संख्या कहलाता है। प्रभावी परमाणु संख्या अर्थात EAN नंबर कहलाता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, EN नंबर को बता सकते हैं। तो क्वेश्चन आएगा तो आप भी लिखना भी, यदि कोई संकुल बनता है और संकुल बनने पर केंद्रीय धातु आयन को किसके द्वारा, लिगेंड द्वारा जितना इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान किया जाता है और इतना इलेक्ट्रॉन युग्म प्राप्त करने के पश्चात केंद्रीय धातु आयन के पश्चात कुल इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होता है वही संख्या आपका क्या कहलाता है, आपका
प्रभावी परमाणु संख्या के नाम से जाना जाता है, प्रभावी परमाणु संख्या कहा जाता है। और ये जो परमाणु संख्या निकलता है, प्रभावी परमाणु संख्या, वो किसके बराबर होता है? हमारा 18वें समूह के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के क्या होता है? बराबर होता है। और जितना संख्या उनके बराबर आता है उस अणु को यहाँ पर स्थायी माना जाता है, और जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या जिनका EN नंबर अक्रिय गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बराबर नहीं आता है तो उसको जो है अस्थायी क्या किया जाता है? माना जाता है। तो कभी कभी EN नंबर निकालने के लिए क्या किया जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है। तो थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि किसका EN नंबर कैसा निकाला जाता है। तो एकदम ईजी है। जैसे हमारे यहाँ पर दिया गया है CO, कोष्टक में दिया है हमारा NH3, और ये हमारा हो जाता है 6, और ये हमारा हो जाता है हमारा 3 प्लस चार्ज। ये एक संकुल दिया है। तो इस संकुल में केंद्रीय धातु आयन का हमको क्या ज्ञात करना है? आपको EN नंबर ज्ञात करना है। EN नंबर क्या करना है? आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको केंद्रीय धातु आयन का क्या पता होना चाहिए? परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर कोबाल्ट हमारा है, और कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 27 होता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दो। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2, 3p कितना हो जाता है? 6, 4s2, और 3d कितना हो जाता है हमारा? ये 7 हो जाता है। तो उस स्थिति में आप देख रहे हैं पहले कोबाल्ट के पास टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है हमारा? 27 है। कितना है हमारा? 27 है। तो यहाँ पर अभी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है भाई कोबाल्ट के पास? अभी टोटल 27 इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखें तो ये सबको नहीं करेंगे, तो इतना कम से कम 27 तो परमाणु क्रमांक क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो ये EN नंबर निकालने के लिए क्या होना चाहिए? केंद्रीय धातु आयन का क्या पता होना चाहिए भाई? इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। तो ये हमारा कितना होता है? इसका 27 होता है। किस अवस्था में? मूल अवस्था में। किस अवस्था में? मूल अवस्था में। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है हमारा? 27 इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक किस फॉर्म में है? तो ये हमारा +3 के फॉर्म में है भाई। किस फॉर्म में है? +3। क्यों? क्योंकि ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 0 होता है। तो जो भी ऑक्सीडेशन नंबर आता है वो किसका आता है हमारा? वो आता है हमारा केंद्रीय धातु आयन का आता है। तो इस तरीक़ा से यहाँ पर CO NH3 6 3 पर अगर देखें तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है हमारा? यहाँ 3 होता है। तो उस स्थिति में 3 इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वो डोनेट करता है। तो इस स्थिति में कोबाल्ट जो है हमारा 27 होता है परमाणु क्रमांक, बट यहाँ संकुल में वो 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? डोनेट कर देता है। तो इस कारण 27 में से 3 इलेक्ट्रॉन घट के कितना बचता है हमारा? ये हो जाता है 27 में 3 क्या कर दिया जाता है? माइनस कर दिया जाता है। तो आपका मान कितना बच जाता है हमारा? 27 में 3 घट गया तो कितना होता है हमारा? 24 हो जाता है। अब उसके साथ देखो कितना हमारा लिगेंड जुड़ा हुआ है। लिगेंड जुड़ा है हमारा कितना? 6 ठो लिगेंड क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। और एक लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। तो टोटल 6 लिगेंड जुड़ा है। मतलब केंद्रीय धातु आयन को कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है? वो 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन देता है। कौन देता है इसको? हमारा लिगेंड द्वारा दिया जाता है। कितना इलेक्ट्रॉन? 12 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से पहले से कोबाल्ट के पास कितना है हमारा? 24 है। किसके बाद? क्योंकि 3 प्लस चार्ज दिखा रहा है, इसके वजह से 24 है ना। और अभी 12 किससे मिल जाता है? लिगेंड से मिल जाता है। तो इस प्रकार से टोटल इसके पास क्या हो जाता है आपका? 36 क्या हो जाता है? आपको प्राप्त हो जाता है। और ये जो 36वां नंबर जो होता है वो उस प्रकार के आपका आगे अक्रिय गैस जो होता है उसके क्या होता है? विन्यास के क्या होता है? आपका बराबर होता है। और इस तरीक़ा से ये क्या करता है? आपका EN नंबर निकाला जाता है। तो जब भी क्या किया जाता है? नंबर निकाला जाता है। EN नंबर निकालने के लिए क्या किया जाता है? सबसे पहले केंद्रीय धातु आयन का जो परमाणु क्रमांक है उसको देखा जाता है। और उसके बाद वो जो केंद्रीय परमाणु होता है वो संकुल में उसका चार्ज कितना है, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, उसको देख करके जितना भी हमारा इलेक्ट्रॉन रहता है उसमें उतना माइनस कर दिया जाता है। जो भी मान आता है वो केंद्रीय धातु आयन का होता है। फिर उसके साथ जुड़े हुए जो भी लिगेंड होता है उसके जस्ट डबल करके, है ना, उतना को जोड़ करके उसका EN नंबर क्या किया जाता है? निकाला जाता है। तो इस तरीक़ा से पहला उदाहरण यहाँ से देखा जा सकता है। यहाँ पर अगर दूसरा उदाहरण की बात करें, मान लो हमारे पास दिया है Fe और यहाँ पर दिया है CN6 और ये दिया है हमारा
ये हमारा दिया है आपका -4 चार्ज है। अब यहाँ पर देखो केंद्रीय धातु आयन का पहली तो आपको परमाणु क्रमांक क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, और उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन पता होना चाहिए। तो पहले ऑक्सीडेशन आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले निकाल सकते हैं और उसके बाद क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं भाई। तो ये सेकेंड नंबर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा आपका एफ ही कोष्टक में कितना हो जाएगा, CN6 हो जाता है। यहाँ पर कितना हो जाता है हमारा -4 को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना कर दिए हम लोग, -4 कर देते हैं। अब -4 यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा x, ये हो जाता है -1 होता है, लेकिन टोटल संख्या इसका 6 दिया है, इधर कितना हो जाता है -4। आप जानते हो ना साइनाइड का कितना होता है -1, तो x बराबर कितना हो जाएगा -6 बराबर इधर -4, तो यहाँ पर x बराबर इधर -4 हो जाएगा और इधर आके +6, तो x बराबर कितना हो जाता है आपका +2 आ जाता है। मतलब यहाँ पर आयरन का जो आपका ऑक्सीकरण जो संख्या है वो कितना है हमारा, यहाँ पर 2 दिखा रहा है, मतलब +2 चार्ज दिखा रहा है। अब इस स्थिति में हम क्या करते हैं, सबसे पहले आयरन को पकड़ते हैं। आयरन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 26 है। मतलब अभी इसके पास मूल अवस्था में कितना इलेक्ट्रॉन है हमारा, 26 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है भाई, 26 इलेक्ट्रॉन। किस अवस्था में, मूल अवस्था में 26 इलेक्ट्रॉन है ना, जब वो ओरिजिनली रहता है। बट यहाँ पर ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे रहा है, मतलब किस चार्ज में जा रहा है हमारा, 2+ हो जा रहा है। 26 इलेक्ट्रॉन था बट 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो इस प्रकार से 26 में 2 क्या हो गया आपका, कम हो गया, बराबर कितना हो जाता है, 24 हो जाता है। क्योंकि पहले उसका 26 इलेक्ट्रॉन था बट संकुल बनने पर उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, किसी को क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। तो डोनेट कर दिया तो कितना बचा उसमें, 26 में से कितना हो गया हमारा, 26 में 2 माइनस कर दिए तो कितना हो जाता है हमारा, 24 प्राप्त हो गया। तो आयरन के पास कितना हो गया हमारा, टोटल 24 बचा। अब 24 ये हो गया आयरन के पास, और कितना लिगेंड से जुड़ा है, वो 6 लिगेंड, और एक लिगेंड उसको 2 पेयर देता है, मतलब एक 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 6 दूनी कितना हो जाता है आपका, 12 हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं। तो कितना है हमारा, ऊपर में बचा है 24, ये हमारा कितना है, हमारा 24 प्राप्त हुआ है, और 12 मिल रहा है उसको लिगेंड से, तो टोटल फिर से क्या हो जाता है आपका 36 इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। मतलब यहाँ पर भी उसका आपका EN नंबर कितना होता है, 36 होता है, जो आगे क्रिप्टान के जैसा आपका ये क्या होता है, गुण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, या उधर आगे आपका गैसों जैसा क्या करता है, ये विन्यास को दर्शाता है। तो इस तरीक़ा से EN नंबर क्या किया जाता है, निकाला जाता है। इसका EN नंबर निकालने के लिए मान लो आपको पूछ देता है, जैसे PT दिया है ना, PT दिया है, और इसमें हमारा जो है NH, मान लो यहाँ पर क्या दिया है हमारा, 6 दिया है। कितना दिया है हमारा, NH6। तो ये हो गया आपका PT, और यहाँ पर मैंने क्या कर देता हूँ, NH3, और ये 6 हो जाता है। इसका अगर मान निकालना है, ये -2 चार्ज दिया है। कितना चार्ज है भाई, -2 चार्ज है। तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, थोड़ा सा उलझ हो जाता है। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, इसका मान निकालते हैं। किसका दे देते हैं हम लोग, यहाँ पर ये तो PT वाला हो गया। मान लो हम क्रोमियम का निकालते हैं, और यहाँ पर क्या दिया है हमारा, NH3 दिया है, और ये 6 दिया गया है, और यहाँ पर 3+ चार्ज दिया गया है। मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्ट कितना है हमारा, 3 है। अब क्रोमियम का जानते हो परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई, यहाँ पर 24 होता है, तो ये 24 हो गया। अब स्टार्टिंग में उसके पास जो है 24 इलेक्ट्रॉन होता है, बट यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना दिखा रहा है, 3 है। तो 24 में हमारा क्या हो जाता है, अगर 3 अगर क्या कर देता है, वो डोनेट कर देता है, तो उस स्थिति में क्या हो जाता है आपका, फिर तो आपका, अच्छा यहाँ पर रुको, कॉपर का हम लोग कर सकते हैं, इसको दूसरा लेते हैं, इसमें नहीं जम रहा है तो, है ना। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, मान लो एक उदाहरण, यहाँ पर जो है Fe, यहाँ पर Fe ले लिए, और यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, Cn ले लेते हैं, और ये 6 हो जाता है। और मान लो यहाँ पर क्या है, -3 चार्ज है। तो इसमें हम लोग का ऑक्सीडेशन अगर निकालेंगे तो कितना हो जाता है भाई, ये हमारा हो जाता है -1 इंटू कितना हो जाता है, 6, ये हो जाता है x। तो -6 उधर करेंगे तो 3 ऑक्सीडेशन यहाँ पर क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 3 होता है। अब आपको EN नंबर निकालना है, तो सबसे पहले किसको पकड़ते हैं, आयरन को, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, 26 है। बट शुरू में जो है इसमें देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 26 था, बट संकुल जैसे ही बनता है 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मतलब 26 में से 3 क्या हो जाता है हमारा, कम हो जाता है। मतलब टोटल उसके पास कितना बचता है, 23 बचता है। कितना लिगेंड जुड़ा है, 6, तो 6 दूनी 12 और निकल जाता है। तो इस प्रकार से दोनों मिला के कितना हो जाता है,
35 प्राप्त होता है। और 35 जो प्राप्त होता है इसका जो मान होता है वो अक्रिय गैसों के मान के जैसा जो है नहीं होता है। इस कारण से इस संकुल को क्या माना जाता है, हमारा अस्थायी माना जाता है या अस्थायी कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से यौगिक का क्या निकाला जाता है, आपका EN निकाला जाता है। जब भी यौगिक का EN निकालना होगा आपको केंद्रीय धातु आयन का पहले तो मूल अवस्था में उसका इलेक्ट्रॉन कितना होता है उसको याद रखें, और उसके बाद संकुल बनाने के पश्चात कितना इलेक्ट्रॉन या कितना ऑक्सीडेशन दे रहा है उसको मूल इलेक्ट्रॉनों पे आप क्या कर दें, माइनस कर दें। जो भी इलेक्ट्रॉन बचेगा उस इलेक्ट्रॉन में उसके साथ जुड़ा हुआ उसके साथ जुड़ा हुआ आपका लिगेंड होगा, उसका जस्ट डबल इलेक्ट्रॉन करके हम क्या करते हैं, टोटल मान प्राप्त करके EN नंबर क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। तो इस तरीक़ा से EN नंबर क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। और ये भी आपको क्या कर सकता है, प्रश्न कर सकता है। चलिए हम आगे की ओर चलते हैं, और वो है आपका बर्नर के सिद्धांत में कुछ कमियां रह गया था, तो वो कमी यहाँ पर दिया गया है। पहला कमी तो ये है कि सभी प्रकार के जो हमारे यौगिक होते हैं, है ना, या सभी प्रकार के जो तत्व होते हैं वो आपका उपसंयोजी गुण क्यों नहीं दर्शाते। यहाँ पर कुछ सिद्धांत है तो दिया है कि सभी तत्वों में उपसंयोजी यौगिक बनाने की क्षमता क्यों नहीं होते, या उपसंयोजी यौगिक का विशिष्ट गुण क्यों नहीं होते, केवल डी ब्लॉक में ही क्यों होते हैं। इनका पहला हमारा ये था कि कुछ तत्वों में ही उपसंयोजी यौगिक बनाने की क्षमता होता है तो क्यों होता है, बाकी तत्वों में क्यों नहीं होता, तो इसको बता नहीं पाए कौन, बर्नर के सिद्धांत, जो कि उसका पहला कमी है। दूसरा, उपसंयोजी यौगिक में उपस्थित बंधों की जो दिशा होती है वो दिशात्मक होती है, तो दिशात्मक क्यों होती है उनके बारे में वो नहीं बता पाए, जो कि हमारे क्या होता है, कमियां के अंतर्गत आता है। तीसरा, उपसंयोजी यौगिकों में विशिष्ट चुंबकीय और ध्रुवण घूर्णक प्रकाशीय समन्वयता क्यों पाए जाते हैं, है ना, उसके बारे में पूरा जानकारी नहीं दे पाए। हमने प्रकाशीय समन्वयता पढ़ा था ना, ध्रुवण घूर्णक, लेवोरोटेटरी, डेक्सोरोटेटरी, तो उसके बारे में पूर्ण जानकारी जो है बर्नर सिद्धांत के द्वारा नहीं दिया गया जा सका। और द्वितीयक संयोजकता की यौगिक ज्यामिति क्यों निर्धारित करते हैं, प्राथमिक संयोजकता निर्धारित क्यों नहीं करते हैं। तो ऐसे कुछ बात था जिन बातों को बर्नर के सिद्धांत के द्वारा नहीं समझाया जा सका, जो कि उसकी कमी के अंतर्गत क्या किया जाता है, रखा जाता है। मान लो क्वेश्चन पूछ देता है कि बर्नर के सिद्धांत की कमी कौन कौन से हैं, तो बता देना। बर्नर ने ये नहीं बता पाया कि भाई सभी तत्व क्यों नहीं बनाते हैं उपसंयोजी यौगिक, है ना, बनाना चाहिए लेकिन नहीं बनाते हैं, तो उसके बारे में जानकारी नहीं दे पाए, है ना। उपसंयोजी यौगिक में जो बंध होता है वो दिशात्मक प्रकृति को होता है, तो क्यों होता है उसके बारे में नहीं समझा पाए, है ना। चुंबकीय गुण है, लेवोरोटेटरी, डेक्सोरोटेटरी क्यों होता है, प्रकाशीय समन्वयता क्यों पाया जाता है उपसंयोजी यौगिक में, नहीं बता पाए। और द्वितीयक संयोजकता ही ज्यामिति का निर्धारण क्यों करता है, ये भी नहीं बता पाए। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स है जिसको बता पाने में वो क्या रहे, असमर्थ रहे, और वही हमारे यहाँ पर बर्नर के सिद्धांत की कमियां के अंतर्गत जो है आ जाता है। तो इस तरीक़ा से बर्नर के सिद्धांत की जो कमी था उसको बताया जा सकता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, EN नंबर पढ़ा, और साथ में हमने क्या पढ़ा, बर्नर के सिद्धांत की क्या देखा, कमियाँ देखा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अब पढ़ते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत, है ना, संयोजकता बंध सिद्धांत, जिसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस बांध थ्योरी। क्या बोलते हैं इसको, बैलेंस बांध थ्योरी। इसको देने का जो श्रेय होता है उसको जाता है एल पॉलिंग को जाता है, और एक हमारा JL स्लेटर को जाता है सन 1931 में। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं संयोजकता जो पर सिद्धांत है, इससे पहले हम लोग थोड़ा सा और क्या करते हैं, बात करते हैं। और वो बात ये है कि जो है बर्नर एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने उपसंयोजी बंध को समझाने का क्या क्या प्रयास किया, लेकिन वो उतना जो है सक्सेस नहीं हो पाए, है ना। थोड़ा बहुत नींव तो रख दिया कि किस प्रकार से सिद्धांत दिया जा सकता है, लेकिन वो उपसंयोजी बंध के बारे में उतना जानकारी नहीं दे पाए जितना उनको देना चाहिए था। तो बाद में जो है आपका केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड जिसके बीच में उपसंयोजी बंध बनता है, इस बंध को समझाने के लिए और भी बहुत सारे सिद्धांत दिया गया, जिसमें से आपका पहला सिद्धांत क्या था, हमारा VBT जो हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद एक सिद्धांत आया CFT, है ना, CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। थर्ड सिद्धांत आया MOT थ्योरी। तो इस प्रकार से और भी सिद्धांत उपसंयोजी बंध को समझाने के लिए दिया गया, जिसमें पहला सिद्धांत हमारा कौन सा है, हमारा VBT है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजकता बंध सिद्धांत कहते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, VBT बोलते हैं, क्योंकि V का मतलब होता है वैलेंस। क्या होता है हमारा, V का मतलब होता है वैलेंस,
वैलेंस, बी का होता है हमारा बॉन्ड और टी का मतलब होता है आपका थ्योरी। तो इस प्रकार से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहते हैं। वैलेंस को हिंदी में संयोजकता कहते हैं, बॉन्ड को बंध कहते हैं और थ्योरी को सिद्धांत कहते हैं। तो संयोजकता बंध सिद्धांत को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहते हैं। और इसको देने का श्रेय किसको जाता है भाई, पॉलिंग और स्लेटर को जाता है, जिन्होंने अपने इस सिद्धांत के द्वारा क्या किया है, जो आपका उपसंयोजी बंध है उसको बताने का क्या किया है, प्रयास किया है। ठीक है, तो ये जो हमारा सिद्धांत है कुछ नियमों पर आधारित है, जैसे केंद्रीय धातु आयन के मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, बंधों के प्रकार के आधार पर, संकुल की ज्यामिति के आधार पर और संयुग्मों के चुंबकीय गुण के आधार पर ये सिद्धांत क्या किया है, दिया गया है, या इन बातों पर ये सिद्धांत क्या है हमारा बेस्ड है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि संयोजकता बंध सिद्धांत क्या होता है, तो बोल सकते हैं कि संयोजकता बंध सिद्धांत को देने का श्रेय है ना पॉलिंग और स्लेटर को जाता है ना, जो कि कुछ तथ्यों पर क्या है, आधारित है। और ये सिद्धांत उपसंयोजी बंध को समझाने के लिए दिया गया है। जिस सिद्धांत की कुछ बातें है ना जो उनके द्वारा बताई गई हैं वो यहाँ पर आगे क्या किया जा रहा है, दिया जा रहा है। जिसमें आपका पहला जो पॉइंट है, पहला जो क्या हमारा पॉइंट है वो ये बोल रहा है कि केंद्रीय धातु आयन के पास, किसके पास, केंद्रीय धातु आयन के पास रिक्त क्या पाया जाता है, डी कक्षक पाया जाता है। और उस रिक्त डी कक्षक में वो लिगेंड द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉनों को क्या कर सकता है भाई, रख सकता है। तो ये पहला पॉइंट दिया है, केंद्रीय धातु आयन के पास क्या होता है, रिक्त डी कक्षक पाया जाता है और उस डी कक्षक पर इलेक्ट्रॉन द्वारा जो भी प्राप्त इलेक्ट्रॉन युग्मों को क्या कर सकता है, वो रख सकता है। तो ये सिद्धांत यही बोलता है कि ये जो केंद्रीय धातु आयन होता है इसके पास क्या पाया जाता है, रिक्त डी कक्षक पाया जाता है और इसी कारण से वो लिगेंड द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉन युग्म को अपने पास क्या कर सकता है, रख सकता है और संकुल क्या करता है, निर्मित करता है। ऐसा पहला जो पॉइंट है वो कहता है। तो पहला पॉइंट को इस प्रकार से क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, केंद्रीय धातु आयन में उसके उपसंयोजक संख्या के तुल्य एस कक्षक पी कक्षक आपस में क्या होते हैं, मिल जाते हैं और उतने ही संख्या में उतने ही ऊर्जा के नए कक्षक का निर्माण करते हैं और वही नया कक्षक का बनना उसके ज्यामिति को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, जो केंद्रीय धातु आयन होता है इस केंद्रीय धातु आयन के जो उपसंयोजन संख्या होता है, उपसंयोजन जो संख्या होता है उसके तुल्य एस कक्षक पी कक्षक और डी कक्षक आपस में क्या होते हैं, संकरित होते हैं और संकरित होकर के हम क्या करते हैं, उतने ही संख्या में उतने ही ऊर्जा के नए कक्षक का निर्माण करते हैं और जो है जो उनके ज्यामिति को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। तो कितना पॉइंट हो गया हमारा, संयोजकता बंध सिद्धांत का 2 पॉइंट। पहला पॉइंट, केंद्रीय धातु आयन होता है उस केंद्रीय धातु आयन के पास रिक्त डी कक्षक होता है जो लिगेंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों को अपने पास क्या कर सकता है, रख सकता है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि केंद्रीय धातु आयन के उपसंयोजन संख्या के तुल्य एस कक्षक पी कक्षक और हमारा डी कक्षक आपस में संकरित करके उतने ही संख्या में उतने ही ऊर्जा के नए कक्षक का निर्माण करता है जो कि हमारे संकुल के ज्यामिति को क्या करता है, निर्धारित करता है। तो ये दोनों पॉइंट क्या किया जा सकता है, उपसंयोजी आपका बैलेंस बॉन्ड सिद्धांत में क्या किया जा सकता है, बोला जा सकता है। तीसरा पॉइंट ये बोलता है कि प्रत्येक लिगेंड के पास कम से कम एक अल्फा कक्षक क्या होता है, पाया जाता है जिसमें एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होता है, उपस्थित होता है। तो तीसरा पॉइंट इस सिद्धांत के अनुसार ये बोला जाता है कि प्रत्येक लिगेंड के पास, जो भी लिगेंड है उनके पास कम से कम में एक अल्फा कक्षक होता है और उस अल्फा कक्षक में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होता है, पाया जाता है, ये सिद्धांत कहता है। तो कितना पॉइंट हो गया हमारा, 3 पॉइंट। पहला कि जो केंद्रीय धातु आयन होता है उसके पास रिक्त डी कक्षक होता है जो लिगेंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों को अपने पास क्या कर सकता है, रख सकता है। दूसरा, केंद्रीय धातु आयन के समतुल्य या केंद्रीय धातु आयन के उपसंयोजन संख्या के समतुल्य एस कक्षक पी कक्षक और डी कक्षक आपस में मिल जाता है और उतने ही संख्या में नए कक्षक का, समान ऊर्जा के नए कक्षक का क्या करता है, निर्माण करता है और वो उसके ज्यामिति को क्या करता है, निर्धारित करता है या जिसकी ज्यामिति क्या होता है, निश्चित होता है। तीसरा, प्रत्येक लिगेंड में कम से कम एक क्या होता है हमारा, अल्फा कक्षक होता है और जिसमें आपका एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है।
नेक्स्ट चौथा पॉइंट की बात करें तो लिगेंड का जो क्या होता है, रिक्त जो डी कक्षक होता है वो, और क्या बोलते हैं, लिगेंड का जो क्या होता है अल्फा कक्षक होता है वो, और हमारा केंद्रीय धातु आयन का जो रिक्त कक्षक होता है वो आपस में क्या करता है, मिलता है, और मिल करके फिर Ml है ना, अर्थात केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड के बीच जो है उपसहसंयोजी बंध का क्या करता है, निर्माण करता है। कहने का मतलब ये है केंद्रीय धातु आयन के पास रिक्त डी कक्षक होता है और लिगेंड के पास अल्फा कक्षक होता है, जिसमें कम से कम एक जोड़ी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। ये दोनों आपस में क्या हो जाता है, मिल जाता है, और मिल करके एक संकुल अर्थात उपसहसंयोजी बंध का क्या करता है, आपका निर्माण करता है। ये चौथा पॉइंट में क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है कि धातु परमाणु या आयन के रिक्त संकरित कक्षक और लिगेंड के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म अल्फा कक्षक एक दूसरे के साथ मिल करके एक क्या करता है, Ml बंध का क्या करता है, निर्माण करता है। और ये बात भी कौन कहता है, हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है। तो इस प्रकार से थ्योरी को क्या किया जाता है, बताया जाता है। और भी कुछ बातें यहाँ पर दिया गया है। पांचवा बातें ये दिया गया है कि जब संकरण में केंद्रीय धातु आयन के डी कक्षक प्रयुक्त होता है तब उसको जो है आंतरिक कक्षक के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है, या आंतरिक N-D कक्षक कहा जाता है। यदि केंद्रीय धातु आयन का बोल रहे हैं ना, अर्थात केंद्रीय धातु आयन का अगर डी कक्षक क्या हो, यूज हो, तो उस स्थिति में उसको आंतरिक डी कक्षक या आंतरिक संकुल के नाम से जाना जाता है। और अगर केंद्रीय धातु आयन का जो है आपका डी कक्षक प्रयुक्त न हो, बाहर का डी कक्षक प्रयुक्त हो, तो उसको जो है बाह्य संकुल के नाम से जाना जाता है या बाह्य संकुल कहा जाता है। जो आगे हम उदाहरण में क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि आंतरिक संकुल क्या होता है और बाह्य संकुल क्या होता है। लेकिन बोल जा रहा है यदि केंद्रीय धातु आयन का डी कक्षक प्रयुक्त होता है तो इसको N-1 डी कक्षक या आंतरिक संकुल के नाम से जाना जाता है, और अगर उसका जो है डी कक्षक प्रयुक्त नहीं होता है तो उसे बाह्य संकुल के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो इस तरीक़ा से पांचवा पॉइंट को क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। अब चलते हैं हम लोग किधर की ओर, छठवा की ओर। छठवा की बात करें तो संकुल में चुंबकीय प्रकृति के आधार पर उसमें पाए जाने वाले संकरण ज्यामिति विषय में सूचना प्राप्त हो जाता है। तो वहाँ पर जो क्या होता है, संकुल हमारा जो क्या होता है, इस सिद्धांत के अनुसार जो हमारा संकुल होता है वो संकुल चुंबकीय गुण के आधार पर, संकुल के चुंबकीय गुण के आधार पर संकरण या उनकी ज्यामिति के बारे में क्या किया जा सकता है, सूचना प्राप्त किया जा सकता है। और किसी भी जो हमारा क्या होता है संकुल होता है वो दो प्रकार का चुंबकीय गुण दिखाता है, प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय। और आप जानते हैं प्रतिचुंबकीय जिसमें डी कक्षक पूरा भरा हो और अनुचुंबकीय जिसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, तो इस प्रकार से प्रति और अनुचुंबकीय को प्रदर्शित करता है। और अगर हम 7 की बात करें तो 7 ये दिया है, संकुल निर्माण में धातु आयन और संकरण की कुछ मात्रा लिगेंड की प्रकृति के आधार पर क्या करता है, आपका निर्भर करता है। तो इसको नहीं लिखेंगे तो चाप भी जल जाएगा। 5-6 पॉइंट वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। और एक लास्ट है यहाँ पर, अगर मैं 8वां पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पर क्या होता है, आपका 8वां पॉइंट ये कहता है कि जो भी हमारा क्या होता है, जो आपका डी कक्षक होता है उस डी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्रम होता है वो आपका हुंड के नियम के अनुसार इसमें क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। हमारे पास जो क्या होता है केंद्रीय धातु आयन का जो रिक्त डी कक्षक क्या होता है, हमारा पाया जाता है। इस कक्षक पर जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है वो किसके अनुसार भरा जाता है, हमारा हुंड के नियम के अनुसार भरा जाता है। बट वो हुंड का जो नियम होता है वो हर जगह लागू नहीं होता है। यदि मान लो लिगेंड प्रबल है, कैसा है हमारा लिगेंड अगर प्रबल है तो प्रबल लिगेंड होगा तो वहाँ पर हुंड के नियम का जो है पालन नहीं होता है। और अगर लिगेंड कैसा होगा, दुर्बल होगा, तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा हुंड के नियम का पालन होता है। क्यों? क्योंकि प्रबल लिगेंड होने से हमारा जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, मान लो इस प्रकार से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है और सामने वाला लिगेंड कैसा है, हमारा प्रबल है, तो प्रबल होने से क्या होता है, हमारा ये हमारा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन आपस में युग्मित हो जाता है, जुड़ जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर जो है हुंड का नियम का पालन नहीं होता है। तो इस तरीक़ा से 5-6 पॉइंट में क्या किया जा सकता है, आपका VBT अर्थात वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो होता है अर्थात संयोजकता बंध सिद्धांत होता है, उसको क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। मान लो क्वेश्चन आ गया कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आप क्या समझते हैं, तो आप बोलना भाई कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी अर्थात संयोजकता बंध सिद्धांत को किन्होंने दिया है, पॉलिंग और स्लेटर ने दिया है ना। पॉलिंग
एवं स्लेटर के द्वारा दिया गया। तो आप बोल सकते हैं कि संयोजकता बंध जो सिद्धांत होता है, इस संयोजकता बंध सिद्धांत को, है ना, पॉलिंग और स्लेटर ने उपसहसंयोजी बंध की स्थिति को समझाने के लिए सन 1931 में क्या किया है, प्रस्तुत किया गया है। और इस सिद्धांत की कुछ प्रमुख बातें क्या है, हमारा निम्नलिखित है। जिसमें पहले बात आपको मैं बताया कि केंद्रीय धातु आयन के पास क्या होता है, रिक्त डी कक्षक होता है, जो लिगेंड द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉन युग्म को अपने पास क्या कर सकता है, रख सकता है। दूसरा पॉइंट आपको मैं बताया कि केंद्रीय धातु आयन के उपसंयोजन संख्या के तुल्य एस कक्षक, पी कक्षक और डी कक्षक आपस में क्या करता है, मिल करके उतने ही ऊर्जा के उतने ही संख्या में नए कक्षक का निर्माण करता है, जिसकी ज्यामिति क्या होता है, निश्चित होता है। तीसरा पॉइंट हमने देखा कि प्रत्येक लिगेंड के पास कम से कम एक क्या होता है, अल्फा कक्षक होता है, जिसमें एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होता है, पाया जाता है। ये हम लोग तीसरा देखे। चौथा पॉइंट में ये होता है कि लिगेंड का अल्फा कक्षक और केंद्रीय धातु आयन का रिक्त डी कक्षक आपस में मिल करके क्या करता है, आपका एमएल संकुल का निर्माण करता है, जिसमें दोनों के बीच कौन सा बंध बनता है, हमारा उपसहसंयोजी बंध बनता है। तो इस तरीक़ा से बताया जा सकता है। पांचवा पॉइंट ये होता है कि यदि हमारा केंद्रीय धातु आयन का जो है डी कक्षक अगर क्या होता है, प्रयुक्त होता है बंध बनाने में, तो उसे आंतरिक संकुल कहा जाता है, और अगर नहीं प्रयुक्त होता है तो उसे बाह्य संकुल के नाम से जाना जाता है। यदि हम चुंबकीय गुण की बात करें तो हमारा संकुल का जो चुंबकीय गुण होता है, यदि डी कक्षक पूरी तरीक़ा से भरा हुआ है तो प्रतिचुंबकी को, और एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तो अनुचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है। और लास्ट पॉइंट में डायरेक्ट हुन के नियम को लिखा जा सकता है कि संकुल में जो केंद्रीय धातु आयन होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों का जो भरने का जो क्या होता है, जो क्रम होता है, वो हिंड के नियम के अनुसार होता है, बट लिगेंड की प्रबलता के अनुसार ये क्या करता है, नियम काम नहीं करता है। यदि हमारा क्या होता है, प्रबल लिगेंड होता है, तो प्रबल लिगेंड होने से हमारा जो क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है वो जोड़ा बना लेता है, अर्थात उस स्थिति में हुन का नियम का पालन नहीं होता है। और दुर्बल लिगेंड होता है तो उस स्थिति में क्या होता है, हमारा हुन के नियम का पालन होता है। तो इस तरीक़ा से लगभग 5, 6, 7 पॉइंट जो है वो बर्नर के सिद्धांत, आपका बैलेंस बांड थ्योरी जो होता है, संयोजकता बंध सिद्धांत होता है, उसके आधार पर क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। यहाँ पर अगर हम प्रबल लिगेंड की बात करें तो जो प्रबल लिगेंड होता है, प्रबल लिगेंड लगभग जो है नाइट्रोजन से स्टार्ट होने वाला, कार्बन से स्टार्ट होने वाला जितना भी लिगेंड होता है उसको प्रबल लिगेंड कहा जाता है। और बाकी कैसा होता है, हमारा दुर्बल लिगेंड होता है, जो कि आपका कार्बन और नाइट्रोजन को छोड़कर स्टार्ट होता है। तो इस तरीक़ा से आपका संयोजकता बंध सिद्धांत को क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। आगे संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर कुछ संरचनाएं दिया गए हैं, जिन संरचनाओं को भी आपको पेपर में क्या कर सकता है, पूछ सकता है। तो चलते हैं उन संरचनाओं के पास और किस प्रकार से निकालते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर संरचना को 2 भागों में बांटकर यहाँ पर बताया जा रहा है। एक जिनमें समन्वय संख्या कितना होता है, 6 वाले, और एक समन्वय संख्या 4 वाले, उपसंयोजन संख्या 6 वाले और उपसंयोजन संख्या 4 वाले। तो पहले हम लोग किसको देखने वाले हैं, उपसंयोजन संख्या जिसका 6 हो तो उसको हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। और यहाँ पर उसके लिए एक उदाहरण भी दिए गए हैं, तो उस उदाहरण को यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग समझते हैं और किस प्रकार से इसकी ज्यामिति निकालते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं भाई, इधर देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, इसका नाम क्या है हमारा, हेक्साएमीन। क्या दिया है हमारा, हेक्साएमीन, हेक्सा, और ये क्या दिया है हमारा, एमीन, और इसको बोलते हैं क्रोमियम, क्रोमियम, क्रोमियम। और क्रोमियम का चार्ज कितना होता है, यहाँ पर 3 चार्ज है, क्रोमियम हो गया। और ये क्या हो गया हमारा, लास्ट में क्रोमियम आयन हो गया, और क्या, क्रोमियम आयन। तो ये इसका नाम होता है हमारा हेक्साएमीन क्रोमियम 3 आयन होता है। और इस संकुल को हमको संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर ज्यामिति को क्या करना है, आपको जानना है। वैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ बर्नर के सिद्धांत में, जिनकी उपसंयोजन संख्या 6 होता है वो आपका अष्टफल की जो क्या होता है, हमारा जो आकृति होता है उसको शो करता है। और जिनकी उपसंयोजन संख्या 4 होता है, या तो वो वर्ग समतली को शो करता है, या तो वो जो है आपका चतुष्फलकी को शो करता है। तो फिलहाल अभी हम जितना भी
जो देखने वाले हैं वो सब के सब क्या है हमारे उपसंयोजन संख्या 6 वाले हैं। तो जितने भी ज्यामिति बनेगा वो कैसा बनेगा आपका, वो बनेगा अष्टफल की। बट संकरण क्या हो सकता है आपका, चेंज हो सकता है। किसके वजह से, प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड के वजह से। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले किसको पकड़ा जाता है इसमें, ये जो यौगिक है उसमें केंद्रीय धातु आयन को पकड़ा जाता है, जिसका हमारा परमाणु क्रमांक कितना होता है, हमारा क्रोमियम का 24 होता है। कितना होता है भाई इसका, क्रोमियम का 24 परमाणु क्रमांक होता है। तो इसका सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 है ना, 4s2 3d10 और लास्ट होता है हमारा जो है 3d हो गया। तो ज़्यादा पहुंच गए हम लोग। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये हो जाता है 3 हो जाता है, 4s2 और 3d कितना हो जाता है आपका, ये रियल में कितना होता है 5 होता है, क्योंकि क्रोमियम और कॉपर जो है रूल्स का पालन नहीं करता है। तो 4s1 हो जाता है और 3d कितना हो जाता है आपका 5 हो जाता है। तो इस तरीक़ा से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। 1s2 2s2 2p3 10 हो गया, 3s2 3p6 10 और कितना हो गया हमारा 18 हो गया, 18 1 19 और 20 और 4 कितना हो जाता है 24 हो जाता है। तो इस तरीक़ा से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या किया जाता है, लिखा जाता है। एक ही अवस्था में हो गया भाई हमारा, सामान्य अवस्था में इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बट यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है भाई हमारा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है, जब 3 हो जाता है मतलब वहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाता है आपका कमी हो जाता है। तो उसको कैसे लिखते हैं, तो ये 3 + 4 जाता है और ये 24 हो गया है ना, क्योंकि परमाणु क्रमांक तो नहीं बदलने वाला। अब इसको लिखते हैं तो 1s2 2s2 है ना। उसके अलावा इधर हम करेंगे इस स्थिति में, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p कितना हो जाता है हमारा 6। इधर हो जाएगा 3s2 3p कितना हो जाता है 6। अब कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है भाई 3। तो पहले कहाँ से निकलेगा 4s से, फिर निकलेगा आपका कहाँ से, आपका 5s से क्या हो जाता है वो प्राप्त हो जाता है। तो चलिए करके देखते हैं कैसा होता है, किस प्रकार से होता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन मान लो क्या कर दिया, ये दे दिया, 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो कैसे होगा हमारा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा 4s जो 2 है, कौन है हमारा 4s2 जो 1 था वो 0 हो जाएगा और 3d जो 5 था वो कितना हो जाएगा आपका, इस प्रकार से क्या हो जाता है 3 हो जाता है। एक ही इस अवस्था में हो गया, इस अवस्था में, क्योंकि यहाँ पर संकुल में क्रोमियम इस अवस्था में पाया जाता है। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, सामान्य अवस्था वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को फिर से लिख देते हैं। तो ये सामान्य अवस्था में कैसा होगा, तो सामान्य अवस्था में इसको कैसा लिखा जाता है हमारा, ये ऊपर वाला को लिखते हैं तो अल्फ़ाबेट के हिसाब से लिखते हैं। तो 3d पहले आता है भाई, 1 2 3 4 5, ये कितना हो जाता है 3d। कितना इलेक्ट्रॉन है उसके पास पहले की स्थिति में कितना है 1 2 3 4 और ये 5। और ये हमारा दूसरा हमारा क्या है 4s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। अभी फ़िलहाल आपका 4p क्या है, खाली है। इसमें क्या है 4p खाली है, ये हमारा 4p क्या है हमारा खाली है भाई, 4p खाली है। ये ऐसा हमारा यौगिक है जहाँ पर कोई नियम का काम नहीं होता है। ये पहला ऐसा है जिस संकरण में कोई भी क्या कर सकता है, भाग ले सकता है, चाहे कक्षा एक जैसा हो चाहे अलग जैसा हो। तो ये हमारा अल्फ़ाबेट में हम लोग इसको पहले क्या कर दिए, लिख दिए। अब हमारा किस अवस्था में करते हैं, ये तो क्रोमियम की सामान्य अवस्था में हो गया। अब हम किसका देखेंगे, क्रोमियम 3+ की स्थिति में अगर देखेंगे, तो उस स्थिति में अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5। तो इसमें कितना बच रहा है, 1 2 और 1 3 बच रहा है 3d में। और इधर क्या बच रहा है हमारा, ये हमारा 4s में 0 हो गया और ये हमारा क्या हो जाता है p में कितना हो जाता है आपका पहले से होता है। तो इस तरीक़ा से ये हमारा क्रोमियम के सामान्य अवस्था हो गया ऊपर वाला, और नीचे क्या हो गया हमारा 3 की स्थिति में इस तरीक़ा से क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। अब हमको क्या करना है, संकरण में चूँकि आपको पता है कितना लिगेंड जुड़ा है उसको देखना है। और चूँकि दमदार तो लिगेंड है बट यहाँ पर 3 ही बच रहा है, इसलिए आने वाला जो हमारा क्या होता है 6 लिगेंड जो है कहाँ पर जुड़ता है, एक यहाँ पर NH3 जुड़ जाता है, एक NH3 क्या हो जाता है यहाँ पर जुड़ जाता है, एक NH3 यहाँ पर क्या हो जाता है जुड़ जाता है, एक NH3 यहाँ पर जुड़ जाता है, एक NH3 यहाँ पर जुड़ जाता है,
तो 4 2 5 और एक NH3 यहाँ पर क्या हो जाता है आपका जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से 6 NH3 क्या होता है जुड़ता है और जुड़ करके एक संकरण का क्या करता है निर्माण करता है। तो कौन सा संकरण बनता है भाई यहाँ पर देखो 3D का कौन सा भाग ले रहा है D2 भाग ले रहा है क्योंकि D का 2 कक्षक भाग ले रहा है, फिर S का और 3 ठो किसका भाग ले रहा है P का। तो इसलिए संकरण यहाँ पर क्या होता है आपका D2sp3 संकरण क्या करता है प्रदर्शित करता है। और इसकी संरचना की बात करें तो संरचना कैसे बनता है भाई हमारा, तो संरचना आपका बनता है बीच में कौन है हमारा कोबाल्ट, इधर 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 और इधर कौन है हमारा अमोनिया है, इधर कौन है हमारा अमोनिया है, इधर कौन है अमोनिया है, इधर कौन है अमोनिया है, नीचे कौन है अमोनिया, ऊपर कौन है हमारा अमोनिया। तो इस प्रकार से एक अष्टफल की संरचना क्या होता है निर्मित होता है जिसका चार्ज कैसा होता है हमारा 3 चार्ज होता है। तो इसमें संकरण कैसा होता है आपका DsP2 क्योंकि देखो D का 2 भाग ले रहा है अंदर का, फिर एक S का और 3 का भाग ले रहा है हमारा P का। तो इस प्रकार से DsP2 संकरण होता है। अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल कितना होता है हमारा यहाँ पर ये 90 अंश को क्या करता है शो करता है। कितने अंश का भाई हमारा 90 अंश को क्या करता है प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर अणु जो है आंतरिक वाला होगा या बाह्य संकुल होगा वो भी क्या किया जा सकता है यहाँ से बताया जा सकता है। क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं तो इसका जो है 3D क्या कर रहा है यूज हो रहा है और वो हमारा किसका है हमारा केंद्रीय धातु आयन का ही है 3D। तो इसलिए हमारा कौन सा संकुल होता है यहाँ पर आंतरिक संकुल होता है। ये कौन सा संकुल है भाई हमारा, ये आंतरिक संकुल को क्या करता है प्रदर्शित करता है। और चुंबकीय गुण की बात करें तो देखो इसमें 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पर चुंबकीय गुण की बात करें तो ये अणु चुंबकीय गुण को क्या करता है प्रदर्शित करता है। ये कौन सा हमारा अणु चुंबकीय गुण को क्या करता है प्रदर्शित करता है। कौन सा गुण भाई हमारा अणु चुंबकीय। तो इस तरीक़ा से क्या किया जाता है हमारा उपसंयोजन संस 6 वाले के आपका ज्यामिति को क्या किया जाता है निर्धारित किया जाता है। तो जब भी निर्धारित करेंगे पहले केंद्रीय धातु आयन के समान अवस्था को देखेंगे, फिर उसका ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर देखेंगे। दोनों को लिखने के पश्चात इस प्रकार से जब बनाएंगे तो आपको ज्यामिति पता चल जाएगा, संकुल आंतरिक होगा या बाह्य होगा वो पता चल जाएगा, चुंबकीय गुण अणु होगा या प्रति होगा पता चल जाएगा, कौन सा संकरण होगा वो भी आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीक़ा से सब में आपको इसी प्रकार से करना है और आपको क्या करना है वहाँ पर उनको सॉल्व करना है। चलिए इसी के आधार पर एक और हम क्या करते हैं देखते हैं। एक और हमारा क्या दिया गया है यहाँ पर एक यौगिक दिया है, इसका नाम होता है आपका हेक्सा। 6 है तो क्या बोलेंगे इसको हेक्सा बोलते हैं। ठीक है 6 है मतलब क्या बोलेंगे हेक्सा। CN को क्या बोलते हैं साइनो, इसको क्या बोलते हैं साइनो। तो पूरा नाम क्या हो जाता है आपका हेक्सा। CN है मतलब क्या होता है साइनो। और इधर देखो ये माइनस चार्ज होगा तो इसमें 8 लगता है तो ये क्या हो जाता है फेरेट, क्या हो जाता है फेरेट। और यहाँ पर चार्ज कितना होगा ये -6 से इधर आ जाएगा तो 2 चार्ज मतलब 2 आयन को क्या करता है प्रदर्शित करता है। कौन सा आयन 2 आयन। चलिए अब इसमें आयरन का हम लोग परमाणु क्रमांक देखते हैं है ना। मेन केंद्रीय परमाणु कौन है भाई उसमें आयरन है और आयरन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 26 होता है सामान्य अवस्था में। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d कितना होता है हमारा 6 होता है। ये किस अवस्था में हो गया आयरन के सामान्य अवस्था में। लेकिन आयरन यहाँ पर कितना चार्ज दिखा रहा है 2+ चार्ज ऑक्सीडेशन क्या कर रहा है प्रदर्शित कर रहा है। कैसे हम निकाल चुके हैं पहले। तो यहाँ पर 2 चार्ज को शो करता है क्यों, क्योंकि ये -6 उधर जाके +6 होगा और 4 में घट जाएगा तो कितना आएगा 2 आएगा। तो उस स्थिति में अगर हम क्या करते हैं इसको प्राप्त करते हैं है ना +2 की स्थिति में अगर इसको हम क्या करें प्राप्त करें तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा Fe। अब कितने की स्थिति में 2+ चार्ज है परमाणु क्रमांक वही रहेगा, इधर थोड़ा कम ज़्यादा हो जाएगा तो 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा 6 3s2 3p हो जाएगा आपका 6 4s कितना हो गया 0 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो 4s से ही पहले निकलता है क्योंकि अल्फ़ाबेट में देखा जाए या काउंट में देखा जाए तो 4 सबसे पहले आता है तो वहाँ इलेक्ट्रॉन पहले भरता है और वहीं से निकलता है और 3d कितना हो जाता है आपका 6 हो जाता है। अब यहाँ पर सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें अगर किस अवस्था में भाई सामान्य अवस्था में तो ऊपर वाला को पहले लिख देते हैं
सामान्य अवस्था में, किसका सामान्य अवस्था में? आयरन का। तो आयरन का सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होगा हमारा? ये देखो, पहले डी वाला को लिखो, लास्ट में हमारा कौन आता है? अल्फ़ाबेट में अगर देखेंगे इन दोनों में तो 3D पहले आता है। तो ये 1 2 3 4 5, ये 3D हो गया। कितना इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6। और 4s में भी कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 और 1 2। तो ये हो गया आपका 4s। अभी 4p पूरा पूरा क्या है? खाली है। तो ये 4p अभी खाली है, जगह के हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? 4s। अभी कितना इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 2। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया? ये हमारा 4p अभी क्या है? 0 है। इधर भी 4p क्या है? 0 है। तो हमने 3D को पहले लिया, यहाँ पर 6 है, फिर 4s को 4g खाली है। ये किसका हो गया? इस अवस्था में। अब हम किसको ले लेते हैं भाई? हम ले लेते हैं Fe, है ना, 2+ की स्थिति में। की स्थिति में कैसा होगा? की स्थिति में कैसा होगा? तो यहाँ पर कैसा होगा? ये हमारा पहले तो 5 कर देते हैं, 1 2 3 4, तो ये तो उतना के उतना ही रहेगा। 1 2 3 4 5 6 और 7, है ना, ज़्यादा हो गया, 6 है हमारा, 7 भर दिए। ठीक है, तो उसको हम लोग कितना करते हैं? 6, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 और ये कितना हो गया? 6। अब ये तो पूरा खाली हो गया दूसरा में, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 0। ये हो गया हमारा 0, और ये पहले से है 0, ये हो जाएगा 4p। अब जानते हो यहाँ पर मैं अभी बोला हूँ कि जो C से स्टार्ट होता है और N से होता है दमदार लिगेंड होता है, और यहाँ पर हुंड का नियम का पालन नहीं होता है। जैसे ही दमदार लिगेंड आता है ना, ये जो दोनों होते हैं वो पेयरिंग हो जाते हैं। कैसे पेयरिंग होते हैं भाई? डर के मारे ना, लिगेंड को ये डर जाते हैं, और ये वाला जो लिगेंड होता है वो यहाँ पर चल देता है, और ये वाला लिगेंड क्या करता है? यहाँ पर चला जाता है। तो उस स्थिति में एक और आप क्या कर सकते हैं? इसको निर्मित कर सकते हैं। कैसे? है ना, प्रबल लिगेंड के प्रभाव में क्या हो जाता है भाई हमारा? प्रबल लिगेंड के प्रभाव में, किसके प्रभाव में? प्रबल लिगेंड, मतलब ये हमारा CN क्या है? CN प्रबल लिगेंड के प्रभाव में प्रबल लिगेंड के प्रभाव में क्या हो जाता है हमारा? ये पेयरिंग हो जाता है। क्या हो जाता है हमारा? पेयरिंग हो जाता है। ठीक है, तो ये कैसा स्थिति बनता है? ये हमारा हो गया, तो ये पहले से था, ये पेयरिंग हो गया, तो ये कितना हो गया? 2 हो गया, और इधर भी ये चला गया, तो 1 और 1 2, है ना। और यहाँ पर देखो ये 2 था, एक इसमें आ गया और एक इसमें आ गया। तो इस स्थिति से क्या हो जाता है आपका? फिर से क्या हो जाता है? पहले जैसा स्थिति प्राप्त हो जाता है। तो ये तो हो गया आपका। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं? 4s, और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं? 1 2 3। तो यहाँ से क्या हो जाता है आपका भाई? ये हो जाता है 4p। अब देखो कितना जगह खाली हो गया? 2 जगह क्या हो गया आपका? खाली हो गया। 2 जगह जैसे ही क्या होता है हमारा यहाँ पर खाली होता है। अब यहाँ पर क्या आ जाता है आपका? 1 2 1 2 1 2 1 2। ये इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पेयर है। यहाँ पर कौन आ जाएगा? फिर से CN आ जाएगा, CN 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 CN, है ना, और ये हो जाता है CN। तो यहाँ पर फिर से संकरण कैसा हो रहा है हमारा? 3D का 2 भाग ले रहा है, तो 2, है ना, 2 हो गया, D2 तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 3D2 3 संकरण में कितना भाग ले रहा है? देखो D का 2 भाग ले रहा है, तो D2, एक S का भाग ले रहा है और 3 P का भाग ले रहा है। मतलब संकरण अभी भी कैसा होता है हमारा? DsP D2sp। इस संकरण को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। और चूंकि इसमें पहले जैसा ही संरचना क्या होता है आपका? बनता है। ये आपका क्या हो जाता है? Fe। इसके साथ क्या जुड़ा है हमारा? CN। इधर क्या है हमारा? CN, है ना, इधर क्या है आपका? CN, और इधर क्या है आपका? CN। तो सबके साथ क्या जुड़ा है भाई हमारा? CN। तो यहाँ जोड़ देते हैं Fe, CN जोड़ देते हैं, तो ये आपका Fe हो जाता है। इधर आपका CN हो जाता है, इधर आपका CN, इधर आपका CN, इधर आपका क्या है? CN, और ऊपर नीचे भी क्या है? CN है। अब चाहेंगे तो सब में क्या कर सकते हैं? माइनस इस प्रकार से लगा सकते हैं। तो ये इस प्रकार से क्या होता है आपका?
अष्टफल की संरचना बन जाता है। यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना होता है आपका 90 अंश का ही क्या करता है आपका प्रदर्शित करता है। तो ये आपका इस प्रकार से बनता है। ये भी देखो हमारा डी कक्षक का ही क्या कर रहा है, भाग ले रहा है, तो इसलिए भी कैसा होता है, आंतरिक संकुल होता है। कैसा संकुल होता है, आंतरिक संकुल होता है। बट इसमें कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये प्रतिचुंबकीय गुण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। कौन सा गुण को, प्रतिचुंबकीय। कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, देखो पूरा सब पैक है, इसलिए प्रतिचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से हेक्सासाइनोफेरेट में क्या किया जा सकता है, आपका संरचना को क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो ये तो हो गया भाई आपका, इससे रिलेटेड क्या हो गया आपका बातें। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। एक और दिया गया है हमारा इसी टाइप का, इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं। ये हमारा दिया है 6 को बोलते हैं क्या, हेक्सा, और फ्लोरीन को क्या बोलते हैं यहाँ पर, फ्लोरिडो, फ्लोरिडो, और CO को क्या बोलते हैं, कोबाल्ट, कोबाल्ट, कोबाल्ट कहा जाता है। तो नाम क्या हो जाता है इसका नाम, हेक्सासाइनो, फ्लोरिडो, फ्लोरो भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका हेक्सा फ्लोरिडो, और यहाँ पर क्या हो जाता है हमारा कोबाल्ट, और यहाँ पर आयन कितना हो जाएगा हमारा 3 आयन, 3 आयन ये होता है। अब इसमें केंद्रीय परमाणु कौन है भाई, हमारा CO है। परमाणु क्रमांक कितना है, 27 है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d हमारा कितना होता है, 7 होता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 3 ऑक्सीडेशन अवस्था क्या कर रहा है, शो कर रहा है। मतलब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 27 की अगर हम 3+ में बात करें तो कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 2p कितना हो जाता है 6, 3s2 3p 6 हो जाता है। 4s क्या हो गया हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो 2 यहाँ से, और 3d से कितना इलेक्ट्रॉन करता है हमारा 1, तो टोटल 6 हो जाता है। यहाँ पर आपका 4p क्या है, खाली है। यहाँ पर खाली कौन है हमारा, 4p अभी 0 है, और इधर भी 4p क्या है हमारा 0 है। अब इसके दोनों ही स्थिति में सामान्य अवस्था में लिख दो। पहला कोबाल्ट की सामान्य अवस्था में, कोबाल्ट की सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। सामान्य अवस्था में अगर हम देखेंगे तो क्या होता है, लास्ट में हम लोग ये तीनों को लेते हैं अल्फ़ाबेट के हिसाब से। तो पहले 3D आता है, पहले 3D आता है। कितना भाई हमारे 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, 4s आएगा बाद में। तो 4s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है हमारा, 2 इलेक्ट्रॉन है। और 4p में कितना इलेक्ट्रॉन है हमारा, अभी फ़िलहाल 0 इलेक्ट्रॉन है। ये किस स्थिति में हो गया, सामान्य स्थिति में। अगर हम कोबाल्ट 3+ की स्थिति में देखें, की स्थिति में अगर हम क्या करें देखें, तो यहाँ पर कितना हो जाता है, देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितना बचा है 6। तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गया 3D की स्थिति में। 4s पूरा क्या हो गया हमारा, खाली हो गया। तो ये 4s हो गया, और ये हमारा क्या है 4p है। संकरण का नियम कहता है कि कोई भी कक्षक हो, खाली कक्षक हो, भरा हो, सबके सब क्या करता है, भाग लेता है। तो इस प्रकार से स्थिति क्या होती है, निर्मित होती है। क्योंकि यहाँ पर जो लिगेंड है वो प्रबल नहीं होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ का यहाँ ही रुकी रहती है। इसलिए जुड़ने वाला जो समूह होती है वो आगे इस प्रकार से 4 के पास क्या आती है हमारी 4p आती है, उसके अलावा 4d भी आती है, इधर भी क्या आती है 4d आती है। तो यहाँ पर इसको 4d को भी यहाँ पर क्या की जाती है, लिखी जाती है। ये कौन सा होती है 4d, और यहाँ पर भी होती है 4d। ये हो गया 4d यहाँ पर, क्योंकि 4 के आगे जो है 4d ही प्राप्त होती है 4p। अब यहाँ पर जो है दमदार लिगेंड नहीं है, ये लोग यहाँ के यहाँ ही रहती हैं, तो इसलिए जो है आगे जो है फिर इस प्रकार से डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन हमारे क्या करती है, प्रवेश करती हैं। तो कितना हमारा फ्लोरीन है 6। तो एक फ्लोरीन यहाँ पर, 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 और एक फ्लोरीन यहाँ पर आ जाती हैं। तो यहाँ पर कितना फ्लोरीन 1, यहाँ पर फ्लोरीन 1, यहाँ पर फ्लोरीन 1, यहाँ पर फ्लोरीन 1, और यहाँ पर फ्लोरीन 1, और यहाँ पर फ्लोरीन 1 आ जाती है। तो इस प्रकार से टोटल देखो 6 फ्लोरीन हो गया। संकरण में कौन कौन भाग ले रहा है भाई, तो संकरण में भाग ले रहा है एक S कक्षक का, और 3 हमारा भाग ले रहा है P कक्षक का, है ना, और 2 भाग ले रहा है हमारा 4D कक्षक का। किसका भाग ले रहा है,
4D कक्षक का, तो संकरण यहाँ पर क्या होती है आपकी sp3 होती है। चूँकि यहाँ पर जो D कक्षक भाग ले रहा है वो हमारा संकुल का नहीं है, संकुल से क्या है बाहर का है, इसलिए यहाँ पर जो संकुल बनती है वो कैसी संकुल बनती है हमारी बाह्य संकुल बनती है। कौन सा भाई हमारा बाह्य संकुल बनती है। कौन सा संकुल बाह्य संकुल। और चूँकि इसमें बहुत सारा युग्मित इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये कैसी होती है हमारी अनुचुंबकीय गुण को क्या करती है प्रदर्शित करती हैं। तो कैसा गुण होता है अनुचुंबकीय। देखो कितना हमारा युग्मित इलेक्ट्रॉन है और ये 4D जो है हमारा केंद्रीय धातु आयन का नहीं है, बाहर वाला है, इसलिए इसको जो है बाह्य संकुल कही जाती है। और संरचना जो है पहले जैसे बनाए थे उसी प्रकार क्या की जा सकती है बनाई जा सकती है ना। इस प्रकार से क्या की जा सकती है इसको बनाई जा सकती है, बनाई जा सकती है, बनाई जा सकती है। तो इस तरीक़ा से क्या होती है इसकी आपकी संकुल बनती है। चाहेंगे तो माइनस चार्ज क्या की जा सकती है लगाई जा सकती है। तो ये हो गया आपका उप सहसंयोजन 6 वाले संकुल की स्थिति। इस प्रकार से ज्यामिति को क्या की जाती है निर्धारित की जाती है, जिसमें प्रबल लिगेंड दुर्बल लिगेंड के आधार पर भी संकरण और ज्यामिति आपकी जो है अलग अलग हो सकती है। तो 3 है, तीनों में से आपको कोई पूछ सकता है तो बनाना है, तो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं उप सहसंयोजन संख्या 4 वाले। उप सहसंयोजन संख्या जिसमें 4 होते हैं ऐसे संकुल यौगिक में ज्यामिति कैसा होता है उसको संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर देखना है। पहला दिया है हमारा टेट्रा कार्बोनिल निकिल जिसमें 0 आयन होता है, ये हमारा होता है टेट्रा कार्बोनिल निकिल। निकिल का अगर हम देखें परमाणु क्रमांक तो 28 होता है, तो 1s2 सामान्य अवस्था में, 2s2 2p6 होता है, 3s2 3p6 होता है, 4s2 और 3d8 होता है। अब इसका तो कोई ऑक्सीकरण अवस्था नहीं है क्योंकि इसका ऑक्सीकरण अवस्था क्या है 0 है, तो अलग से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए डायरेक्ट निकिल की है ना सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या किया जा सकता है लिखा जा सकता है। तो निकिल की सामान्य अवस्था में अगर हम देखें तो देखो किसको लेते हैं हम लोग जो है ये लास्ट में हम लोग जो है 4p को लेते हैं जो कि फ़िलहाल क्या है अभी खाली है, तो इतना को हम लोग लेते हैं। तो अल्फ़ाबेट में पहले कौन आता है भाई हमारा तो D आता है ना। नंबर में देखा जाएगा तो पहले आता है काउंटिंग में D आता है, तो ये हम लोग D को लेते हैं, तो ये 3D हो गया। कितना इलेक्ट्रॉन है हमारा 8, तो 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। और अभी फ़िलहाल हमारा 4s में कितना इलेक्ट्रॉन है हमारा 2 इलेक्ट्रॉन है, किसमें 4s में, और 4p क्या है बिल्कुल अभी खाली है। क्योंकि यहाँ पर जो लिगेंड है कोबाल्ट वो दमदार लिगेंड है, दमदार लिगेंड होने की वजह से हमारा जो क्या होता है ये जो इलेक्ट्रॉन होता है एक यहाँ पर चला जाता है और एक यहाँ पर चला जाता है। तो उस स्थिति में क्या होता है प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में, प्रबल लिगेंड की उपस्थिति की वजह से डर के मारे इधर आ जाते हैं समझो की उपस्थिति में ना कौन प्रबल लिगेंड है हमारा कोबाल्ट एक क्या है प्रबल लिगेंड है, तो इसकी उपस्थिति में पेयरिंग हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है पेयरिंग। तो कैसा स्थिति निर्मित होता है 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 ये तो पहले से क्या था हमारा भरा था, ये दोनों भी क्या हो जाता है आपका पूरा क्या हो जाता है भर जाता है। और 4s पूरा क्या हो गया खाली हो गया, और 4p भी पूरा क्या है पहले से खाली है। अब हमारे पास मेहमान कितने हैं 4 हैं, वहाँ पर क्या कर सकते हैं उनको व्यवस्थित कर सकते हैं बिठा सकते हैं। कहाँ पर यहाँ पर, तो ये देखो 1 2 3 4 पेयर में रहते हैं इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ 2 2 करके, ठीक है। कौन आएगा वहाँ पर ये हो जाएगा CO, यहाँ CO, यहाँ पर CO और यहाँ पर CO। तो संकरण कौन सा होगा देखो एक S का और 3 P का, तो संकरण कैसा होता है आपका sp3 संकरण होता है। और जहाँ पर संकरण sp3 आता है संरचना आपका कैसा बनता है चतुष्फलकी बनता है। तो ये निकिल हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है कोबाल्ट, इधर क्या हो जाता है हमारा कोबाल्ट, इधर हो जाता है कोबाल्ट, इधर हो जाता है आपका कोबाल्ट। इस प्रकार से क्या हो जाता है कोबाल्ट की संरचना कैसा बनता है आपका चतुष्फलकी संरचना बनता है। कैसा बनता है भाई हमारा चतुष्फलकी संरचना बनता है। चतुष्फलकी संरचना क्या होता है आपका बनता है। तो इस तरीक़ा से चतुष्फलकी संरचना को क्या किया जा सकता है बताया जा सकता है, इस प्रकार से दर्शाया जा सकता है। अब देखो इसमें तो कोई आंतरिक संकुल बन ही नहीं रहा है
है ना, वैसे बोल सकते हैं जी, पूरा डी कक्षक भाग ले रहा है तो कैसा होगा हमारा आंतरिक संकुल, आंतरिक संकुल होगा ना। क्यों? क्योंकि हमारा केंद्रीय धातु आयन का डी कक्षक भाग ले रहा है और सब पूरा भरा हुआ है, मतलब कैसा होगा हमारा प्रतिचुंबकीय गुण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। कौन सा गुण भाई हमारा, ये प्रतिचुंबकीय गुण को दर्शाता है। तो इस तरीक़ा से इसको क्या किया जा सकता है, इस प्रकार से बताया जा सकता है। ये कभी प्रश्न पूछा है तो इसको आपको थोड़ा सा अच्छा से ध्यान में रखना है। चलिए इसी में एक दूसरा हम लोग क्या करते हैं, उदाहरण लेते हैं समन्वय संख्या 4 वाले। यहाँ पर दिया है निकिल, है ना, टेट्रासाइनो निकलेट बोलते हैं ना, क्योंकि ये माइनस चार्ज वाला है तो साइनो क्या होता है हमारा, निकलेट होता है। तो यहाँ पर 2 चार्ज दिखा रहा है, मतलब यहाँ पर कितना होगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए निकिल का परमाणु क्रमांक अभी देखे थे जस्ट, कितना होता है हमारा 28 होता है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2, है ना, 3s2 3p6। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3s2 3p6 4s2 और 3d कितना होता है हमारा 8 होता है। बट यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन कितना दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है, मतलब यहाँ पर निकिल जो है +2 चार्ज को शो करता है। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा भाई, उस स्थिति में कितना हो जाएगा 1s2। ठीक है, यहाँ पर 2+ चार्ज दिखा रहा है, मतलब एक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया निकिल, ये 2+ चार्ज है, ये तो उतना का उतना ही रहेगा, जो भी चेंज होगा इधर होगा 1s2 2s2 2p6 हो जाता है, ये हो जाता है 3s2 3p कितना हो जाता है 6 4s क्या हो जाएगा 0, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये 3d कितना हो जाता है 8। अभी भी इसमें हमारा और बाकी की ज़रूरत नहीं पड़ेगा लग रहा है हमारा। ठीक है, इतना में क्या हमारा काम चल जाएगा। चलो फिर भी लिख देते हैं 4p 0 और 4p अभी क्या है हमारा 0 है। ओके, अब हम लिखते हैं जो है निकिल के सामान्य अवस्था में, निकिल की सामान्य अवस्था वाला, सामान्य अवस्था में देखेंगे क्या होता है हमारा निकिल के सामान्य अवस्था में। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा पहले किसको लिखेंगे, डी वाला को, 1 2 3 4 5 कैट हो हमारा 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ये डी का हो गया। 4 में कितना है हमारा 2 इलेक्ट्रॉन है तो 4s का हो गया, और अभी फ़िलहाल 4p क्या है हमारा खाली है। अब हम किसका देखेंगे, Ni2+ की स्थिति में अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, कैसा है इसका 1 2 3 4 5। तो देखो डी का तो वही है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 और ये कितना हो जाएगा 8। ये किसका है हमारा डी का, बट 4s से क्या हो जाता है हमारा 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है ये देखो, और ये हमारा 4p क्या है पूरा यहाँ पर खाली है। ठीक है, खाली है, तो ये हमारा क्या हो जाता है 4p। अब देखो यहाँ पर जो साइनाइड है वो दमदार लिगेंड है, तो साइनाइड क्या है प्रबल लिगेंड है, तो पेयरिंग में चला जाएगा हमारा, किस में चला जाएगा पेयरिंग में। साइनाइड प्रबल लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है, तो प्रबल लिगेंड है तो क्या होगा, ये हमारे यहाँ पेयरिंग चला जाएगा। तो कैसा स्थिति बनेगा 1 2 3 4 5, तो ये 3D हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया, फिर 1 2 3 ये पेयरिंग में चला गया, पेयरिंग में चला जाता है, मतलब ये वाला काम क्या हो जाता है ख़त्म हो जाता है ना। तो ये पूरा इसमें आ जाएगा, तो ये पूरा क्या हो गया खाली हो गया, ये भी पूरा खाली हो गया, और ये भी पूरा क्या हो गया खाली हो गया, मतलब 4p खाली 4s भी खाली। तो हमारा मेहमान कौन है, हमारा साइनाइड है। कहाँ से भरना स्टार्ट करेगा भाई, ये भरना स्टार्ट करेगा कहाँ से, ये जो है भरना स्टार्ट करेगा यहाँ से। ये यहाँ से आ जाएगा कौन Cn, यहाँ पर कौन आ जाएगा Cn, और यहाँ पर कौन आ जाएगा Cn, और यहाँ पर भी हो जाएगा आपका Cn। तो संकरण कौन सा होगा, D का 1 S का 2 P का 2, है ना, D का 1 जी, है ना, कितना होगा हमारा D का कितना है हमारा 1 S का 1 और P का 2। तो संकरण कैसा होता है यहाँ पर DsP2 संकरण होता है, और ये संरचना आपका दिखाता है वर्ग समतली। कैसा दिखाता है हमारा वर्ग समतली संरचना को क्या करता है प्रदर्शित करता है। अगर DsP2 आए तो संरचना कैसा होता है हमारा वर्ग समतली संरचना होता है। और यहाँ पर देखो
आंतरिक संकुल है हमारा, क्योंकि इन्हीं का डी कक्षक भाग ले रहा है, तो यहाँ पर संकुल कैसा होता है आपका आंतरिक संकुल होता है। और पूरा सब भरा हुआ है, मतलब प्रतिचुंबकीय गुण को क्या करता है दर्शाता है। प्रतिचुंबकीय किसको दर्शाता है भाई हमारा गुण को दिखाता है। और इसका स्थिति इस प्रकार से क्या किया जाता है हमारा बनाया जाता है। कैसे बनता है हमारा, ये हमारा वर्ग ऐसा बनता है हमारा, ये हो जाता है CO CN CN, तो CN माइनस है ना, CN माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाता है CN माइनस। इस प्रकार से इसका जो है वर्ग समतली जो है संरचना बनता है। तो इस तरीक़ा से जो संयोजकता बंध सिद्धांत है, उस संयोजकता बंध सिद्धांत के द्वारा इस प्रकार के यौगिकों की संरचना क्या किया जाता है बना के बताया जाता है। और आपको पेपर में भी इस प्रकार की संरचना पूछा जा सकता है भाई। चलिए, ये तो हो गया हमारा जो है संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर आपका किस प्रकार से ज्यामिति जो है क्या की जाती है यहाँ पर बनाई जाती है। अब ये जो हमारा क्या था संयोजकता जो हमारा क्या है बंध जो सिद्धांत था, उसमें भी कुछ कमियां था, और उन कमियों के कारण जो है आगे और सिद्धांत की आवश्यकता पड़ा। तो आगे एक हमारा और भी सिद्धांत है जिसको हम लोग बोलते हैं CFT। क्या बोलते हैं इसको, CFT बोलते हैं, CFT सिद्धांत कहते हैं। इसको अगर हम बोलेंगे तो ये होता है क्रिस्टल, और एस का मतलब होता है फील्ड, और टी का मतलब होता है आपका थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दिया गया, क्यों, क्योंकि हमारा जो संयोजकता बंध सिद्धांत है उसमें कुछ कमियां था, और उन कमियों को जो है दूर करते हुए ये जो है एक और सिद्धांत जिसे हम क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कहते हैं दिया गया। ये जो हमारा क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत होता है, इस सिद्धांत को रियल में आयनिक यौगिक का जो क्या होता है, या आयनिक यौगिक की जो क्रिस्टल होता है उसको दर्शाने के लिए सिद्धांत दिया गया था। और बाद में इसी सिद्धांत को उपसंयोजक बंध जो होता है, उपसंयोजी बंध है, उसको समझाने के लिए भी दिया गया। तो मतलब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि क्रिस्टल क्षेत्र जो सिद्धांत होता है, उस सिद्धांत को पहले किसके लिए, आयनिक यौगिक का जो क्रिस्टल होता है उसको समझाने के लिए दिया गया था, लेकिन इसको पुनः उपसंयोजी बंध को समझाने के लिए सिद्धांत दिया, जिसे हम क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इस सिद्धांत में बहुत सारे छोटी छोटी क्या है हमारा पॉइंट आपके दिया गया है। खैर उन पॉइंटों को कभी पूछता नहीं है। जैसे यहाँ पर दिया है कि संकुल में केंद्रीय धातु आयन को यहाँ पर गोलाकार क्या माना जाता है, हमारा सममित माना जाता है। क्या माना जाता है, इसको गोलाकार सममित होता है। मतलब इस सिद्धांत के अनुसार जो केंद्रीय धातु आयन होता है उसको क्या माना जाता है, गोलाकार सममित माना जाता है। और इसके कक्षक आश्रित या समभ्रंशी अर्थात समान ऊर्जा वाले होते हैं। केंद्रीय धातु आयन अपनी सममिति व्यवस्था में लिंगनों से घिरा रहता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो केंद्रीय धातु आयन होता है उसको गोलाकार क्या माना जाता है, हमारा एक सममित माना जाता है। और ये बोला जाता है कि ये जो केंद्रीय धातु आयन है वो चारों तरफ से लिगेंड से क्या होता है, घिरा रहता है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार केंद्रीय धातु आयन को गोलाकार सममित माना जाता है, और जो क्या करता है आपका इस प्रकार से चारों तरफ से लिगेंडों के द्वारा घिरा रहता है। दूसरा, इस सिद्धांत के अनुसार लिगेंड को एक बिंदु आवेश के रूप में या बिंदु द्विध्रुव के रूप में क्या किया जाता है, इसको माना जाता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार किसको, लिगेंड को हम क्या करते हैं, द्विध्रुव या बिंदु आवेश के रूप में क्या करते हैं, मानते हैं। उसी प्रकार तीसरा है, इस सिद्धांत के अनुसार लिगेंड बिंदु आवेश के रूप में क्या होता है, हमारा केंद्रीय धातु आयन के समीप आते हैं। अब लिगेंड क्या करता है, हमारा जो बिंदु आवेश के रूप में, क्योंकि हमारा केंद्रीय धातु आयन को क्या माने हैं हम लोग, लिगेंड माने, केंद्रीय धातु आयन को क्या माने हैं हम लोग, गोलाकार सममित माने हैं और लिगेंड को बिंदु आवेश माने हैं। तो जब लिगेंड और केंद्रीय धातु आयन एक दूसरे के क्या करता है, पास आता है, तो उन दोनों के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। और प्रतिकर्षण होने पर हमारा जो डी कक्षक होता है इन लिगेंडों के पथ में आते हैं। मान लो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार, किस सिद्धांत के अनुसार, क्रिस्टल फील्ड जो थ्योरी है, इस फील्ड के या इस सिद्धांत के अनुसार जो केंद्रीय धातु आयन होता है उसको क्या माना जाता है, हमारा गोलाकार सममित माना जाता है ना। लिगेंड को क्या माना जाता है, तो यहाँ पर बिंदु आवेश क्या किया जाता है, माना जाता है। तीसरा पॉइंट ये है कि जब गोलाकार केंद्रीय धातु आयन और बिंदु आवेश युक्त हमारा लिगेंड जब एक दूसरे के क्या करता है, पास आता है, तो उस स्थिति में दोनों के मध्य क्या होता है, आपका प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है भाई, हमारा प्रतिकर्षण होता है। अब ये प्रतिकर्षण कहाँ पर ज़्यादा होता है और कहाँ पर कम होता है उसको बोल सकते हैं। तो वह
डी कक्षक जो लिगेंड के सीधे पथ में आता है उन कक्षकों में आपका प्रतिकर्षण ज़्यादा होता है, और जो अक्षों में नहीं आता है वहाँ पर जो है प्रतिकर्षण क्या होता है, कम होता है। मान लेते हैं हमारा जो है इनका जो अक्ष होता है ना, अब लिगेंड और केंद्रीय धातु एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, समीप आ रहे हैं, तो यहाँ पर प्रतिकर्षण होगा। तो यहाँ पर केंद्रीय धातु आयन का जो क्या होता है, डी कक्षक होता है। डी कक्षक कितने होते हैं हमारे, टोटल 5 कक्षक होते हैं हमारे। डी पूरा कितना होते हैं, 5 होते हैं, जिसको हम लोग दिखाते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो 5 कक्षक हैं। तो इन पांचों कक्षक में से जो कक्षक लिगेंड के क्या करते हैं, बिल्कुल सीध में आते हैं, वहाँ पर प्रतिकर्षण क्या होता है, ज़्यादा होता है, और जो लिगेंड के सीध में नहीं आते हैं वहाँ पर प्रतिकर्षण क्या होता है, आपका कम होता है। और इस तरीक़ा से हमारा जो डी कक्षक होता है वो अलग अलग क्षेत्र में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। टोटल पहले क्या था हमारे, 5 था, उनकी ऊर्जा समान थी, लेकिन जैसे वो लिगेंड के संपर्क में आता है, लिगेंड के संपर्क में आने के पश्चात उनका जो प्रतिकर्षण होता है वो जो डी कक्षक लिगेंड के सीध में आता है वो जो है उसमें ज़्यादा प्रतिकर्षण होता है, और जो हमारा डी कक्षक लिगेंड के जो है थोड़ा सा दूर आता है तो उसमें प्रतिकर्षण कम होता है। और इस तरीक़ा से हमारा जो डी कक्षक होता है वो डी कक्षक क्या हो जाता है, 2 भागों में क्या हो जाता है, आपका क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है, जिसमें हमारा डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स एक तरफ हो जाता है, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर एक तरफ हो जाता है। इस तरीक़ा से डी कक्षक का क्या हो जाता है, हमारा यहाँ पर विपाटन हो जाता है। और इस प्रक्रिया में धातु आयन का नाभिक धन आवेशित और लिगेंड क्या हो जाता है, आपका ऋण आवेशित भाग क्या हो जाता है, आपका स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा क्या हो जाता है, यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। जैसे ही विपाटन होता है केंद्रीय धातु आयन में क्या आ जाता है, धन चार्ज, और लिगेंड में क्या आ जाता है, आपका इस प्रकार से ऋण चार्ज आ जाता है, और दोनों के बीच विद्युत एक आकर्षण बल क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। और इस स्थिति में केंद्रीय धातु आयन तथा लिगेंड के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल क्या हो जाता है, आपका बन जाता है। और जो धातु आयन होता है वो लिगेंड से चारों तरफ क्या कर जाता है, आपका घेर जाता है। तो इस तरीक़ा से तीसरा पॉइंट को क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है, और यही मेन पॉइंट है इस थ्योरी का, जिसको क्या किया जा सकता है, यहाँ से आपको जो है, यहाँ से आपको अच्छा से क्या किया जा सकता है, यहाँ से आपको समझा जा सकता है, आप समझ सकते हैं। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्यों दिया गया, पहले तो आप ये बोल सकते हैं, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इसलिए दिया गया क्योंकि बैलेंस बांध थ्योरी जो था उसमें बहुत सारा कमियां था, उन कमियों को दूर करने के लिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दिया गया। एक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पहले आयनिक यौगिक के क्रिस्टलों को समझाने के लिए दिया जा चुका था, लेकिन पुनः इसको जो है आपका उपसंयोजी बंध को समझाने के लिए पुनः उसको क्या किया गया, दिया गया, जिससे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के नाम से जाना गया। इस थ्योरी के कुछ क्या हमारे सिद्धांत हैं, जैसे पहले मैं बताया कि केंद्रीय धातु आयन को क्या किया जाता है, गोलाकार माना जाता है, लिगेंड को बिंदु आवेश के रूप में क्या किया जाता है, माना जाता है। जब गोलाकार सममित केंद्रीय धातु आयन और बिंदु आवेश युक्त लिगेंड जब एक दूसरे के क्या करता है, पास आता है, तो वहाँ पर क्या होता है, दोनों के बीच में क्या होता है, हमारा प्रतिकर्षण होता है। ये जो प्रतिकर्षण होता है कहाँ ज़्यादा होता है, कहाँ पर कम होता है, तो डी कक्षक में टोटल हमारे 5 कक्षक होते हैं, तो 2 डी कक्षक हमारा क्या होता है, लिगेंड के सम्मुख में जाता है, सीधे में जाता है, वहाँ पर प्रतिकर्षण ज़्यादा, और जहाँ पर जो लिगेंड सीध में नहीं जाता है वहाँ पर प्रतिकर्षण क्या होता है, कम होता है। इस प्रकार से डी कक्षक 2 क्षेत्रों में क्या हो जाता है, विपाटित हो जाता है। ऐसा होने से केंद्रीय धातु आयन पर धनात्मक चार्ज और लिगेंड पर ऋणात्मक चार्ज आ जाता है, और इस प्रकार से दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर जाते हैं, स्थिर विद्युत आकर्षण द्वारा बन जाते हैं, और केंद्रीय धातु आयन लिगेंड से चारों तरफ से क्या हो जाता है, इस प्रकार से घिर जाता है, और दोनों के बीच कौन सा बंध बन जाता है, हमारा आयनिक बंध बन जाता है। क्यों, क्योंकि एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, इस सिद्धांत के अनुसार धातु आयन के कक्षक तथा लिगेंड के कक्षक के मध्य कोई अंतःक्रिया नहीं होता है। बेशक दोनों आपस में क्या करता है, हमारा एक आयनिक बंध से बनता है, आयनिक बंध से बनता है, लेकिन दोनों के बीच जो है इस सिद्धांत के अनुसार कोई प्रकार का अंतःक्रिया नहीं होता है ना, मतलब उसमें कोई अंतःक्रिया नहीं पाया जाता है। 5वां, इस सिद्धांत के अनुसार धातु आयन के कक्षक में लिगेंड के इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं करते हैं, इसमें धातु आयन तथा लिगेंड के मध्य इलेक्ट्रॉन साझेदारी भी नहीं होती है, अर्थात इसमें कक्षकों का अधिव्यापन नहीं होता है। बेशक दोनों आपस में बंध द्वारा क्या होता है, बंधा होता है, बंध उन दोनों के मध्य इलेक्ट्रॉनों का साझा नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं होता है,
किसी प्रकार का दिव्यापन भी नहीं होता है। कौन कहता है? हमारा ये सिद्धांत कहता है। और एक लास्ट है, धातु आयन के सभी डी कक्षक की ऊर्जा में वृद्धि समरूप से नहीं होता है। लिगेंड के मार्ग में आने वाले कक्षकों की ऊर्जा में जो है आपका अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि होता है। मतलब जो डी कक्षक लिगेंड के क्या होता है, सिद्ध में आता है, वो जो है उस पर प्रतिकर्षण ज़्यादा होता है और उस लिगेंड की ऊर्जा ज़्यादा होता है। और वे डी कक्षक जो लिगेंड के सिद्ध में नहीं आता है, जिसमें प्रतिकर्षण कम होता है, उनका ऊर्जा क्या होता है, आपका कम होता है। तो इस तरीक़ा से आपका जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है उसको क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है, समझा जा सकता है। तो क्वेश्चन अगर आता है भाई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है, बता सकते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है संयोजकता बंध सिद्धांत में कुछ कमियां था, उनको बताने के लिए या उनकी कमी को दूर करने के लिए दिया गया। ये सिद्धांत पहले आयनिक के यौगिकों की क्रिस्टलों को समझाने के लिए दिया जा चुका था, लेकिन पुनः इसको उपसंयोजी बंध को समझाने के लिए पुनः इस सिद्धांत को दिया गया, जिसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी के अनुसार केंद्रीय धातु आयन को क्या माना जाता है, गोलाकार सममित माना जाता है। लिगेंड को बिंदु आवेश माना जाता है। तीसरा पॉइंट ये बोलता है कि जब गोलाकार सममित केंद्रीय धातु आयन और द्विध्रुव या बिंदु आवेश युक्त लिगेंड जब पास पास आता है तो उन दोनों के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण जो होता है वो जो है आपका जहाँ पर डी कक्षक जो होता है, मतलब केंद्रीय धातु आयन का डी कक्षक जो लिगेंड के सिद्ध में आता है वहाँ पर प्रतिकर्षण ज़्यादा होता है, और जो डी कक्षक लिगेंड से थोड़ा सा दूर आता है उनमें प्रतिकर्षण कम होता है। इस प्रतिकर्षण के कारण लिगेंड में जो है हमारा माइनस चार्ज और केंद्रीय धातु आयन में प्लस चार्ज उत्पन्न आ जाता है, और इस प्रकार से दोनों एक दूसरे से विद्युत आकर्षण बल द्वारा बंद करके आयनिक बंध द्वारा क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। लेकिन बोल रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ बनते जरूर हैं, लेकिन दोनों के मध्य कोई क्रिया नहीं होता है, ठीक है। साथ ही साथ उन दोनों के मध्य इलेक्ट्रॉनों का लेन देन इस प्रकार से कोई प्रतिक्रिया आपको दिखाई नहीं देता है ना, कोई भी काम नहीं होता है। और लास्ट पॉइंट ये कहता है कि जो केंद्रीय धातु आयन होता है उसका डी कक्षक है ना, यदि लिगेंड के क्या होता है, सिद्ध में रहता है तो वहाँ पर प्रतिकर्षण जो है, जो डी कक्षक लिगेंड के सिद्ध में आता है वहाँ पर प्रतिकर्षण ज़्यादा होता है तो उसकी ऊर्जा ज़्यादा, और जो हमारा डी कक्षक आपके लिगेंड के सिद्ध में नहीं आता है उसमें प्रतिकर्षण कम होता है, उसकी ऊर्जा क्या होता है, आपका कम होता है। और इसी चीज़ को यहाँ पर समन्वय संख्या आपका 6 के आधार पर और समन्वय संख्या जो है 4 के आधार पर क्या किया जाता है, यहाँ पर समझाया जा सकता है। तो अष्टफल की संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कैसा होता है, तो इसको समझाने के लिए आप बोल सकते हैं, हम जानते हैं कि जो हमारा केंद्रीय धातु आयन होता है उसके में हमारा जो डी कक्षक होता है उनकी संख्या क्या होता है, हमारा 5 होता है। तो प्रारंभ में सब की ऊर्जा जो होती है, पांचों जो डी कक्षक की ऊर्जा होती है स्टार्टिंग में, जब केंद्रीय धातु आयन जब रहता है तो उस स्थिति में स्टार्टिंग में जो है पांचों डी कक्षक है ना की ऊर्जा क्या होता है, समान होता है। तो उस स्थिति में इसे समभ्रंशी कक्षक या डी जेनरेट कक्षक के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। लेकिन जैसे ही हमारा ये जो हमारा क्या होता है, डी कक्षक होता है, ये डी कक्षक किसके संपर्क में आता है, लिगेंड के संपर्क में आता है। तो लिगेंड के संपर्क में आने पर ये दो भागों में क्या हो जाता है, आपका विपाटित हो जाता है। एक को बोलते हैं हमारा T2G, एक को बोलते हैं T2G, और एक को क्या बोला जाता है, EG कहा जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और अच्छा से हम क्या कर देते हैं, बना देते हैं और बना के चलते हैं। तो शुरू में क्या होता है, पांचों डी कक्षक की ऊर्जा क्या होता है, समान होता है। तो उस स्थिति में उसे समभ्रंशी डी जनरेट है ना डी कक्षक कहा जाता है। लेकिन जैसे ही हमारा डी कक्षक किसके संपर्क में आता है भाई, हमारा ये लिगेंड के संपर्क में आता है, तो वो डी कक्षक जो लिगेंड के संपर्क में बिल्कुल सीध में आता है वहाँ पर प्रतिकर्षण ज़्यादा होता है, और जो हमारा क्या होता है थोड़ा सा दूर में आता है वहाँ पर प्रतिकर्षण क्या होता है, कम होता है। जहाँ पर प्रतिकर्षण ज़्यादा होता है उसकी जो ऊर्जा होती है वो ज़्यादा होता है, तो उसको जो है EG के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। और जहाँ पर प्रतिकर्षण कम होता है उसको यहाँ पर T2G के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। T2G की ऊर्जा क्या होती है, हमारी कम होती है, और EG की ऊर्जा क्या होती है, आपकी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं DXY, इसको बोलते हैं DYZ, और इसको बोलते हैं ZX। इसको बोला जाता है DX² माइनस क्या होता है Y², और ये होता है DZ²। तो इस तरीक़ा से इसको क्या की जाती है, बताई जाती है। तो यहाँ पर हम ही बोल सकते हैं
कि प्रारंभ में जो डी कक्षक होता है केंद्रीय धातु आयन का, उनकी सभी की ऊर्जा क्या होता है, समान होता है। जैसे ही क्या होता है, वो आपका लिगेंड के संपर्क में आता है, डी कक्षक दो भागों में क्या हो जाता है, विपाटित हो जाता है। एक भाग को हम क्या बोलते हैं, T2G, और एक को भाग को बोलते हैं EG। यहाँ पर T2G जो होता है उसकी ऊर्जा कम होता है, और यहाँ पर EG की ऊर्जा क्या होता है, आपका ज़्यादा होता है। और T2G से EG में इलेक्ट्रॉन प्रद्युम्न हो करके क्या हो सकता है, जा सकता है, लेकिन वहाँ पर लिगेंड थोड़ा सा क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है। यदि यहाँ पर प्रबल लिगेंड होता है तो T2G से EG में इलेक्ट्रॉन जो है जम नहीं कर पाता है, और यदि दुर्बल लिगेंड होता है तो वहाँ से आपका T2G से इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट क्या हो जाता है, आपका EG में जम कर जाता है। तो इस प्रकार से इसकी स्थिति को क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो इस प्रकार से एक हमारा औसत ऊर्जा को क्या करता है, यहाँ पर शो करता है। ये हमारा कौन सा ऊर्जा होता है, औसत ऊर्जा, और इधर जाता है तो इसको प्लस 0.6 से दर्शाया जाता है, और नीचे आ जाता है तो इसको माइनस 0.4 से डेल ऑक्टा, और डेल ऑक्टा से क्या किया जाता है, इसको दर्शाया जाता है। सेम काम क्या होता है हमारा आपका 4 समन्वय संख्या वाला में भी क्या होता है, इस प्रकार का स्थिति पाया जाता है। तो फिलहाल इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करता है, तो और इसमें हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। तो फिलहाल ये लेसन यहीं पर क्या होता है, समाप्त होता है ना, ख़त्म होता है। और इस तरीक़ा से हमारा जितना भी आपका इधर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर यहाँ से ख़त्म होता है। नेक्स्ट डे से मतलब अगले हमारे वीडियो से हम जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं।